Hello everyone. Again, welcome to my channel अर्शिया क्लासेस। मैं आपका मलिक सर आज फिर से एक नेक्स्ट क्लास लेके आया हूँ। अपना वही पुराना टॉपिक जो हमारा भी कंटिन्यू था, नेशनल इनकम। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठा सकें। तो ठीक है, मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा कि शायद आप लोगों के पास टाइम कम होता है वीडियो देखने के लिए, तो आप सेटिंग्स में जाके वीडियो की थोड़ी सी स्पीड बढ़ा सकते हैं 1.5 तक। वॉइस क्लियर आएगी और सारी चीज समझने को मिलेंगी। इससे पहले जो क्लास थी उस क्लास की जो पीडीएफ फाइल थी वो मैंने उसका लिंक डाल दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और सेम इस क्लास के लिए भी मैं पीडीएफ का जो भी मैं आज क्लास कराऊंगा, जो भी मैं पढ़ाऊंगा, उसका पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। जय श्री राम। आज की क्लास है हमारी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू नेशनल इनकम। क्या क्या कॉन्सेप्ट हमारे नेशनल इनकम में जुड़ते हैं। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि स्टॉक फ्लो, क्लोज इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, रियल फ्लो, मनी फ्लो, द रियल फ्लो ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो, मनी फ्लो ऑल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो, और उसके लास्ट में कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी थे। तो आज नेशनल इनकम कैलकुलेशन की बात करने से पहले आई जस्ट लाइक टू स्टार्ट विद द टॉपिक डोमेस्टिक टेरिटरी। मैंने सबसे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एक डेफिनेशन दी थी इकोनॉमिक्स की, और डेफिनेशन क्या थी? इकोनॉमी इज द डायनेमिक सिस्टम विच इज रन बाय द पीपल ऑफ डिफाइंड टेरिटरी। व्हाट आई सेड? डिफाइंड टेरिटरी। टेरिटरी मतलब हो गया सीमा क्षेत्र। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जांपल ये एक कोई स्टेट है या कोई कंट्री है जिसकी एक टेरिटरी है जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। इसमें कुछ लोग सिटीजन्स हैं और कुछ लोग रेजिडेंट हैं। क्लियर? तो पहले मैं बात करना चाहूंगा कि इस कंट्री को रन करने वाली जो गवर्नमेंट है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें या कुछ विच कौन कौन सी एरिया एज ए टेरिटरी काउंट होते हैं। तो मैं शुरुआत करना, मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बुलेट में लिखे हैं। आप 4 पॉइंट्स हैं, इनसे मैं आपको अपनी बात समझाने की कोशिश करूंगा और आपको बहुत मजा भी आएगा। तो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री इंक्लूड्स द फॉलोइंग। सबसे पहला, पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग इट्स टेरिटोरियल वाटर्स। अब पॉलिटिकल फ्रंटियर की बात करते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल ये मेरा मैं मान के चलो ये मेरे भारत देश का नक्शा है, थोड़ा सा गलत है, मेरी आर्ट ज्यादा अच्छी नहीं है। तो इस पर्टिकुलर एरिया में जहां तक मेरी गवर्नमेंट, पॉलिटिकल टेरिटरी मतलब जहां तक हमारी गवर्नमेंट का रूल्स एंड लॉ एंड ऑर्डर चलता है, रूल्स एंड रेगुलेशन चलते हैं, वो सारी जगह। और टेरिटोरियल वाटर मींस अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। ऐसा अगर मैं किलोमीटर में कहूंगा तो अप टू 21 किलोमीटर अप्रोक्स की जो हमारी वाटर टेरिटरी है, जो हमारी कोस्ट लाइन से 20 किलोमीटर दूर तक जितना भी एरिया है वो सारा का सारा किसके अंडर काउंट होगा? मेरी पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर काउंट होगा। क्लियर? सेकंड पॉइंट, शिप्स एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री between two or more countries, for example air india service between different countries। अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि सपोज हमारे पास बहुत सारी शिपिंग कंपनी है। ठीक है, जैसे मैंने XYZ मेरी शिपिंग कोई कंपनीज है। ये जो एक्स शिप है अगर ये इंडिया में रजिस्टर्ड है और इंडिया में रजिस्ट्रेशन होने के बाद ये यूएसए में कहीं पे सेल कर रहा है, तो ये शिप इंडियन टेरिटरी में ही काउंट किया जाएगा बिकॉज इट इज रजिस्टर्ड इन इंडिया। और ये कोई वाई शिप है जो जिसका रजिस्ट्रेशन कहाँ का? चाइना का है, बट ये कहाँ खड़ा है? इंडिया के यार्ड में खड़ा है, बट इट इज द पार्ट ऑफ चाइनीज टेरिटरी। क्लियर माय पॉइंट? थर्ड, fishing vessel, oil, natural gas rigs, floating platforms operated by resident of the country in the international water or engage in extraction in area where the country has exclusive right of operation। अब बात आती है एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, जैसे कि हमारे कुछ इंटरनेशनल लॉ बनाए गए कि कोई भी कंट्री जो कोस्टल एरिया या अपनी बाउंड्री किसी ओशियन या सी के साथ शेयर करती है तो उसका अप्रोक्सीमेटली 200 किलोमीटर का एरिया
उसके अंदर आता है, फॉर इकोनॉमिक जोन में आता है कि अगर इस 200 किलोमीटर एरिया के अंदर कोई भी मिनरल या ऑयल रिग्स या कुछ ही मिलेगा तो उसकी जो ऑनरशिप होगी वो इस कंट्री की होगी। क्लियर माय पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंट्री लोकेटेड इन अदर कंट्री। फॉर एन एग्जांपल जैसे इंडियन एम्बेसी हमारी यूएसए में है, जापान में है, तो जितनी भी एम्बेसीज इंडिया की किसी भी कंट्री में हो वो सारी की सारी एम्बेसी इंडियन टेरिटरी के अंदर ही काउंट की जाएंगी। और बाहर की कंट्री की जितनी भी एम्बेसीज है, जैसे यूएस एम्बेसी है इंडिया में, रशियन एम्बेसी है, आपकी इजरायली एम्बेसीज है, ये जितनी भी एम्बेसी इंडिया के अंदर हैं वो इंडियन टेरिटरी में काउंट नहीं होंगी। या फिर मैं कह सकता हूं कि जैसे इंडियन आर्मी कॉन्गो कंट्री में रह रही है तो जितना एरिया इंडियन आर्मी के पास है वो सारा का सारा एरिया हमारा किस में काउंट होगा, इंडियन टेरिटरी में काउंट होगा। या फिर इंडिया के अंदर कोई बाहर की आर्मी रह रही है तो उसका जो स्टेब्लिशमेंट होगा उस आर्मी का वो सारा का सारा किस में काउंट होगा, उस कंट्री की टेरिटरी में काउंट किया जाएगा। क्लियर माय पॉइंट। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब जैसे मैं कहूँ आईएमएफ का कोई ऑफिस है, क्लियर, यूनाइटेड नेशन का कोई ऑफिस है, या फिर मैं कह सकता हूँ वर्ल्ड बैंक का या डब्ल्यूटीओ का कोई ऑफिस इंडिया में है, ठीक है, तो वो ऑफिस इंडियन टेरिटरी के अंदर काउंट नहीं होगा। वो इंटरनेशनल जितनी ऑर्गेनाइजेशन है वो सारी की सारी इंडियन टेरिटरी के अंदर काउंट नहीं की जाएंगी। लास्ट में पॉइंट में इसको आपको कंक्लूड करता हूं डोमेस्टिक टेरिटरी को। डोमेस्टिक टेरिटरी मे बी डिफाइंड एज पॉलिटिकल फ्रंटियर of country, territorial waters, ship, aircraft, fishing vessels operated by the normal resident of the country, embassies, consulate located abroad, etc. Is it clear to all? ठीक है, आगे नेक्स्ट स्लाइड्स पे चलते हैं हम। अब यहाँ पे बात आई, देखो अभी पीछे पढ़ रहे थे रेजिडेंट वर्ड आ रहा था कई कई बार, काफी बार हमारा रेजिडेंट वर्ड आया। तो रेजिडेंट होता क्या है, व्हाट डू मीन द नॉर्मल रेजिडेंट। एक छोटी सी बात कहूंगा, देखो सिटीजन जो होता है वो हमारा बाय बर्थ भी हो सकता है या बाय कॉन्स्टिट्यूशनली। दैट मीन्स कि वो पर्सन हमारा इंडिया का ही एक पर्टिकुलर पर्सन है, या उसका वो बाय उसका जन्म हिंदुस्तान में हुआ, या फिर संविधान ने उसे भारत का नागरिक स्वीकार कर लिया, ठीक है, सिटीजन। बट रेजिडेंट क्या है, रेजिडेंट वो होते हैं जो केवल रिसाइड करते हैं कंट्री में और उनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भी उसी कंट्री में होता है, ठीक है, वो काउंट किया जाता है हमारे नॉर्मल रेजिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट में हमारे नेशनल, ठीक है, जैसे इंडियंस लिविंग इन इंडिया, एंड फॉरेनर्स नॉन नेशनल्स लिविंग इन इंडिया। कोई फॉरेनर बाहर का यहाँ के रह रहा है, उसका कोई बिजनेस है, वो इंडिया में अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट कंप्लीट कर रहा है, तो मेरा क्या काउंट किया जाएगा, वो एज ए नॉर्मल रेजिडेंट काउंट किया जाएगा। अब जैसे कुछ नेपालीज है, ठीक है, इंडिया नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है और हमें ये भी पता है कि नेपाल के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है, वो उससे हमें नेपाल जाने के लिए वीजा की भी जरूरत नहीं है, नेपाल को इंडिया नेपालीज को इंडिया आने के लिए भी वीजा की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ नेपालीज सुबह इंडिया में आते हैं, ठीक है, शाम को चले जाते हैं। मतलब मान लीजिए ये मेरा बॉर्डर है, ये मेरा नेपाल है, ये मेरा इंडिया, ठीक है। अब कोई व्यक्ति सुबह आया शाम को वापस चला, क्या वो रेजिडेंट काउंट होगा? नहीं। रेजिडेंट वो काउंट होगा जो कम से कम 1 साल और जितनी भी एक्टिविटीज है प्रोडक्शन की, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट की सारी कहां कर रहा हो, इंडिया के अंदर कर रहा हो, तो वो नेपाली हमारा रेजिडेंट काउंट होगा। अदरवाइज दूसरा नेपाली हमारा रेजिडेंट काउंट नहीं किया जाएगा। क्लियर पॉइंट, ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहां पे बात आती है हमारी गुड्स की, इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट की बात से मुझे साफ साफ समझ आता है, यानी कि मैं किसी बीच की चीज की बात कर रहा हूं, ठीक है। यानी कि फॉर एन एग्जांपल मेरा कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट ये है, ठीक है, और मैं इस प्रोडक्ट को बनाने की कोशिश करता हूं, लेकिन इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मेरे हाथ में, मान लो कि मैंने कहा ये मेरे पास ये मोबाइल है, ठीक है, मैं इस प्रोडक्ट को बनाना चाह रहा हूं, तो इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितनी भी चीजों की जरूरत हुई, यानी कि मैं कहता हूं इसकी स्क्रीन की, इसकी मदरबोर्ड की या इसकी बैटरी की, वो सारे के सारे मेरे इंटरमीडिएट गुड्स काउंट किए जाएंगे। जैसे कि इसका एग्जांपल मैं देता हूं, इंटरमीडिएट गुड्स कौन से गुड्स हैं, जो या तो प्रोसेस रिप्रोसेस होंगे या रीसेल होंगे, ठीक है,
गुड्स यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में गुड्स यूज होते हैं एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, उन्हें हम इंटरमीडिएट गुड कहते हैं। यहां पे एक बात नोटिस करिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, अकाउंटिंग ईयर, ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, अकाउंटिंग ईयर। अगर कोई इंटरमीडिएट गुड एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर के अंदर ना तो रिप्रोसेस किया गया ना रीसेल किया गया, तो उसके बाद वो एज ए फाइनल गुड काउंट किया जाता है। ठीक है, जैसे कि ये मेरा व्हीट है और लास्ट मेरी क्या बनती है, ब्रेड बनती है। क्या बनती है, ब्रेड। ठीक है, व्हीट से ब्रेड तक का जो सफर है वो मेरा प्रोडक्शन स्टेज में आएगा। व्हीट से क्या बनेगा, फ्लोर बनेगा। ठीक है, फ्लोर किसके पास जाएगा, बेकर के पास जाएगा। बेकर उस फ्लोर को और उसमें इंग्रेडिएंट्स मिला के क्या करेगा, बेक करेगा। बेक करने का तो क्या बनेगी, ब्रेड बनेगी। तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स जितने भी हैं ये सारे के सारे मेरे इंटरमीडिएट हैं, और ये मेरा क्या है, ब्रेड क्या है, मेरा फाइनल गुड है। क्या है, फाइनल गुड। ठीक है, अब फाइनल गुड है। अब फाइनल गुड्स कैन बी इंटरमीडिएट, इट डिपेंड्स ऑन द यूजेस। अगर इस ब्रेड को मैंने हाउस होल्ड नहीं यूज किया, यानी कि मैं अपने घर ले आया और मैंने घर आके इस ब्रेड को टोस्ट बनाया और खा लिया, तो मेरा फाइनल काउंट हुआ। लेकिन इस ब्रेड को एक मिठाई वाला या ब्रेड पकौड़े बनाने वाला लेके गया, ठीक है, तो उसने क्या किया, इस ब्रेड का यूज करके क्या बनाया, ब्रेड पकौड़ा बनाया। ठीक है, ब्रेड पकौड़ा बनाया। ठीक है, ब्रेड पकौड़ा हमारा इस शेप में होता है, ट्रायंगुलर शेप में, थोड़ा टेढ़ा हो गया। ठीक है, तो ये अब क्या होगा, ये ब्रेड पकौड़ा फाइनल गुड है। ठीक है, क्योंकि अभी कंजम्पशन के लिए अब रेडी हुआ है। ब्रेड यहाँ पे डायरेक्ट कंजम्पशन में आई और ब्रेड यहाँ पे डायरेक्ट कंजम्पशन में नहीं आई। क्लियर माय पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट बात, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है फाइनल गुड्स, यानी कि वो गुड्स जो या तो फाइनल कंजम्पशन के लिए रेडी हैं कंज्यूमर के द्वारा, या इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी हैं प्रोड्यूसर द्वारा, आर नोन एज फाइनल गुड्स। ठीक है, ये फाइनल गुड्स की सबसे बड़ी खास बात यह है कि डू नॉट पास थ्रू प्रोडक्शन प्रोसेस, आर नॉट यूज फॉर रीसेल, रीसेल के लिए यूज नहीं होंगे। अब फाइनल गुड्स कैन बी ऑफ 4 टाइप्स। फर्स्ट, ड्यूरेबल। सेकंड, सेमी ड्यूरेबल। थर्ड, नॉन ड्यूरेबल। एंड फोर्थ वन इज सर्विसेज। क्लियर। ड्यूरेबल गुड्स वो होंगे जिनकी जो समय सीमा है यूज करने की या लाइफ टाइम है वो ज्यादा लंबा है, जैसे फॉर एन एग्जांपल टीवी, फ्रिज, मोबाइल। ये क्या हमारे ड्यूरेबल, इनकी मिनिमम एज कम 5 to 7 ईयर्स होती है। सेमी ड्यूरेबल वो गुड्स होते हैं जिनकी टाइम जो लाइफ स्पैन में थोड़ा कम होता है, जैसे हमारे क्लोथ्स, शूज, यूटेंसिल्स। क्लियर। नॉन ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स which are not we do not have a long lifespan. For an example, milk, curd, bread. इन्हें अगर आप जल्दी से कंज्यूम नहीं करेंगे तो खराब हो जाएंगे। एंड द सर्विसेज दैट आर डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर, फॉर एन एग्जांपल सर्विस ऑफ मी दैट अ टीचर, सर्विस ऑफ टीचर टू द स्टूडेंट, लॉयर एंड डॉक्टर। These are the services which are directly consumed by the consumer. Clear my point? कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली उनका रिप्लाई करूंगा। नेक्स्ट, अब मैं नेशनल इनकम की बात करूंगा, तो नेशनल इनकम से पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट मेजर्स। नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में ग्रॉस एंड नेट मेजर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे। ठीक है, अब जैसे कि कोई भी चीज है, मैंने कहा कि एक पेन है जो मेरे हाथ में है ये, ठीक है, इस पेन को बनाने में जिस मशीन का यूज हुआ या जिस बिल्डिंग में ये पेन बन रहा था, जिस फैक्ट्री में पेन बन रहा था, कि एक टाइम बाद उस मशीन में कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर। ठीक है, वो मशीन खराब भी होगी, या उस बिल्डिंग में कुछ ना कुछ काम लगेगा, या फिर जैसे फॉर एग्जांपल एसी वर्क कर रहा था, ठीक है, या इस बिल्डिंग में क्या हुआ कि अर्थक्वेक आया, बिल्डिंग टूट गई, ठीक है, या बिल्डिंग में कुछ दरार आ गई। तो ये चीजें जो मशीन है या बिल्डिंग है, ठीक है, इस पेन को बनाने की, वो क्या डेप्रिशिएट होती है। डेप्रिशिएट का मतलब क्या होता है कि उनकी वैल्यूज में कुछ ना कुछ कमी आ जाती है। ठीक है, उस डेप्रिशिएट वैल्यू को हम कहते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और डेप्रिशिएशन। क्लियर।
क्या कहते हैं उसे? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड डेप्रिसिएशन। अगर मैं डेप्रिसिएशन को इंक्लूड ना करूं वैल्यू ऑफ आउटपुट में या वैल्यू एडेड में, तो ये हमारी क्या कहलाएंगी? नेट वैल्यू ऑफ आउटपुट या नेट वैल्यू एडेड। क्लियर माय पॉइंट? हम क्या कहते हैं, मेरा कहने का मतलब क्या है कि मैं कोई भी चीज है, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल मेरा कोई भी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, वो मेरा इन्वेस्टमेंट ग्रॉस काउंट किया जाएगा तब तक जब तक उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है। अगर इस ग्रॉस में से मैं डेप्रिसिएशन को माइनस कर दूं तो जो मेरे पास जो वैल्यू आती है ना वो मेरी नेट वैल्यू होती है। ठीक है, मैंने नीचे दो इक्वेशंस लिखी है, यहाँ पे देखो आप, नेट वैल्यू ऑफ आउटपुट मींस ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस के डेप्रिसिएशन। क्लियर? या नेट वैल्यू एडेड इज इक्वल टू ग्रॉस वैल्यू एडेड माइनस डेप्रिसिएशन। इज इट क्लियर टू माइंड? यहाँ पे मैं इक्वेशन लगा, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू व्हाट? नेट इन्वेस्टमेंट प्लस व्हाट? डेप्रिसिएशन। क्लियर माय पॉइंट? तो कहने का मतलब क्या है कि जब कभी भी नेट में मैं डेप को ऐड करूंगा तो मेरे को वैल्यू हमेशा ग्रॉस मिलेगी, या फिर जब कभी मैं ग्रॉस में से डेप माइनस करूंगा तो कोई भी वैल्यू होगी मुझे नेट की फॉर्म में मिलेगी। इज इट क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट चलते हैं हम। अब आता है मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। अगर कोई बायर किसी गुड को परचेज करता है मार्केट में, तो जो प्राइस पे कर रहा है ना, वो हमारा मार्केट प्राइस काउंट किया जाता है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल मैंने ये मोबाइल, मैं आपको फिर से एग्जाम्पल, मैंने ये मोबाइल परचेज किया, क्लियर, जो इसके लिए मैंने कॉस्ट पे करी वो मेरी मार्केट प्राइस थी, क्लियर, बट इस मोबाइल को बनाने में जो कॉस्टिंग आई वो मेरी फैक्टर कॉस्ट होगी। तो दैट मीन्स कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच में किस चीज का फर्क आता है? छोटी सी बात है, वो आता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस का। यहां से एक छोटी सी इक्वेशन समझ, अगर मैं मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा? फैक्टर कॉस्ट मिल जाती है। क्या मिल जाती है? फैक्टर कॉस्ट मिल जाती है। नाउ आई वांट टू टेल यू वन थिंग, इनडायरेक्ट टैक्सेस those taxes which are levied by the government on the sale, production and also import of the commodities in form of sale tax, excise duty, custom duty. These taxes increase the market price of the commodities. Clear my point? For an example, आप कभी नोटिस करते होंगे कि एक जीएसटी को आप सब कभी सभी जानते हैं क्या? जीएसटी को आप हर कोई जानता है कि व्हाट इज जीएसटी। जीएसटी क्या है? गुड एंड सर्विस टैक्स। जो गवर्नमेंट किसी भी प्रोड्यूस यूनिट के ऊपर, ठीक है, मैंने को मानो फॉर एग्जांपल मैंने ब्रेड प्रोड्यूस करी, ये प्रोडक्शन बाउंड्री है जिसके अंदर ब्रेड, इस ब्रेड को बनाने में 20 रुपीज की कॉस्टिंग आई, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं भाई, ये क्या है, ये जितने भी फूडिंग प्रोडक्ट्स हैं इस पे आप 5% जीएसटी दोगे। ठीक है, अब जीएसटी क्या है? हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि जो ब्रेड कंपनी मैंने जो ब्रेड बनाई है मैं उसे पे नहीं करूंगा, मैं इस 5% टैक्स को इसमें ऐड करूंगा। क्लियर? तो मैं कहता हूं कि भाई इसका ऐड करने के बाद इसकी कॉस्टिंग आती है 21 रुपीज। ठीक है, तो ये क्या हुई? ये तो मेरी फैक्टर कॉस्ट हुई, लेकिन जैसे ही मैंने इसमें 5% ऐड किया, ये जो 21 रुपीज आया ये मेरे पास क्या है? मार्केट प्राइस आया। क्या आया? मार्केट प्राइस आया। क्लियर? सो मार्केट प्राइस आ गया। मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट का सिंपल सा फंडा है कि भाई मार्केट प्राइस में टैक्सेस इंक्लूड है और फैक्टर कॉस्ट केवल उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है। अब गवर्नमेंट कहती है कि नहीं यार, ऐसे तो मजा नहीं आएगा ना मेरे को कि भाई मैं सबसे टैक्स ले रहा हूं तो मैं किसी को रिटर्न में कुछ ना कुछ तो दूंगा। गवर्नमेंट कहती है कि भाई आप एक काम करो। गवर्नमेंट प्रोडक्शन सेक्टर के पास गई, उसने कहा कि भाई आप जो 400 रुपए के बड़े बड़े पैकेट बनाते हो टी के, आप इन पैकेट्स को 10-10 रुपीज की फॉर्म में भी बनाओ। कितने रुपीज की फॉर्म में बनाओ? 10-10 रुपीज की फॉर्म बनाओ। तो जबकि हमारी जो आम जनता है या जो गरीब लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, वो उनके लिए भी ये चीजें क्या हो, एक्सेसिबल हो जाए। तो गवर्नमेंट प्रोडक्शन सेक्टर को क्या देती है? गवर्नमेंट प्रोडक्शन सेक्टर को देती है सब्सिडी। सब्सिडी किस लिए देती है गवर्नमेंट? कि प्रोडक्शन यूनिट वो प्रोडक्ट सेल करे किस पे? लोअर प्राइस पे,
जिसे किसने फिक्स किया है? गवर्नमेंट ने। यानी कि सब्सिडी को हम फिक्स किसके सब्सिडी के थ्रू क्या करा रहे हैं? प्राइस को फिक्स करा रहे हैं। और ये हमारा कौन सा मॉडल आया था? सोशलिस्ट मॉडल आया था, जिसमें सारी चीज कौन प्ले करता है? गवर्नमेंट प्ले करती है। सच हेल्प इज गिवन इन केस ऑफ दोज सेलेक्टेड कमोडिटीज हुज प्रोडक्शन द गवर्नमेंट वांट टू एनकरेज, जिसका प्रोडक्शन गवर्नमेंट एनकरेज करना चाहती है। तो जब भी हम किसी कंपनी से इनडायरेक्ट टैक्सेस लेते हैं तो हम उसमें से क्या माइनस कर देते हैं? सब्सिडी माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? सब्सिडी को डिडक्ट कर देंगे। तो मेरे पास वो जो टैक्स आता है वो क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या आ जाता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। दैट मींस इट इज द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड द सब्सिडी। मैंने एक क्वेश्चन लिखे यहाँ पे, एन आई टी इज इक्वल टू आई टी माइनस सब्सिडी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं एन आई टी इज इक्वल टू IT माइनस सब्सिडी। क्लियर माय पॉइंट? तो वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस का मतलब क्या हो गया? माइन मींस का ये हो गया कि मैं से ये भी कह सकता हूं वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT, ये भी कह सकता हूं। या फिर वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस में से मैं NIT माइनस करूं तो मुझे क्या मिलेगा? फैक्टर कॉस्ट मिलेगी वैल्यू एडेड। या वैल्यू एडेड MP माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी इज इक्वल टू वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, इन दो इक्वेशन से आपको सारी चीजें इजीली समझ में आ जाएंगी। इसका एक मैं एग्जांपल आपको देता हूं। फॉर एन एग्जांपल, एक प्रोडक्ट है जिसकी कीमत है 55 करोड़ रुपीस। क्लियर? ये क्या है? उसकी वैल्यू एडेड है मार्केट प्राइस पे। क्लियर? और उसने गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्स दिया 10 करोड़ और गवर्नमेंट ने उसे रिटर्न में करी सब्सिडी 5 करोड़। तो आप मुझे बताओ वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट कितना होगा? तो मैं इस इक्वेशन में वैल्यू रखता हूं 55 माइनस 10 प्लस 5। क्लियर माय पॉइंट? मेरा आंसर क्या आ गया? मेरे पास आंसर आ गया 50 करोड़। यानी कि वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट इज 50 करोड़, बट we had paid 10 crore as a taxes and get 5 crore in the form of subsidy. Is it clear to all? Next चलते हैं हम आगे। फोर्थ टॉपिक्स और लेसन भी हमारे बच्चे हमारे। ठीक है, अब बात करते हैं हम डोमेस्टिक इनकम की एंड नेशनल इनकम की। What is the difference between domestic income and national income? Domestic income is the income which is added by the all production unit within domestic territory। अभी domestic territory समझाई थी मैंने आपको थोड़ी देर पहले। तो यानी कि इस हमारे प्यारे भारत देश के वेट ये जो हमारा भारत देश है, हमारा प्यारा भारत देश, ठीक है, यहाँ पे कुछ बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक है, इस टेरिटरी के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हुआ, चाहे वो रेजिडेंट ने कमाया हो चाहे नॉन रेजिडेंट ने कमाया हो, इसके अंदर जितनी भी ऑल प्रोडक्शन यूनिट्स ने जो भी इनकम जनरेट करी, क्लियर, वो हमारी क्या होगी? डोमेस्टिक इनकम होगी। क्या होगी? हमारी डोमेस्टिक इनकम काउंट की जाएगी। क्लियर? दैट मीन्स द इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट एज वेल एज द सिटीजन्स। ठीक है, वो हमारी क्या काउंट की जाएगी? डोमेस्टिक इनकम। बट इफ अगर मैं इस डोमेस्टिक इनकम में जो फैक्टर इनकम मुझे बाहर की कंट्री से, फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे यूके है, यूके में कुछ इंडियंस रहते हैं, उन्होंने कुछ बाहर से पैसा भेजा, वो उसे मैं क्या करूं? प्लस, और इस हमारी कंट्री में कुछ यूके के रेजिडेंट सिटीजन्स रहते हैं, उनके द्वारा भेजा गया बाहर का पैसा वो माइनस कर दूं। क्लियर? मैं क्या कहना है? इफ यू आर गोइंग टू ऐड द इनकम दैट earned by the citizen of India in other countries and subtract the income that taken by the resident of other country from India is known as national income. That means domestic income plus factor income received from rest of the world minus factor payment made to rest of the world. तो मेरे को क्या मिलती है? नेशनल इनकम। क्लियर माय पॉइंट? डोमेस्टिक इनकम को हम वैल्यू में आप थोड़ा सा बताता हूं, इसे हम कह देते हैं NDP FC। क्लियर? और इसे हम कह देते हैं NNP
एफसी। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि व्हाट इज एनडीपी एंड एनएनपी। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। इसकी फुल फॉर्म होती है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कॉस्ट। अब ये जो है हमारा फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनस फैक्टर पेमेंट मेड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA। तो देखिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव्ड माई एंड फैक्टर पेमेंट टू। क्लियर? तो हम यहाँ पे लिखते हैं नेशनल इनकम या नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इज इट क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। अब इसके हिसाब से जो मेरी जीडीपी मार्केट प्राइस है, दैट इज जीडीपी मार्केट प्राइस, उसके साथ अगर मैं NFIA ऐड करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा? देखिए GNP मार्केट प्राइस। यहां पे मेरे को एक छोटा सा पॉइंट समझ में आ गया कि जब भी मैं डोमेस्टिक चाहे वो जीडीपी हो चाहे वो एनडीपी हो, डोमेस्टिक में कभी भी मैं NFIA ऐड करूंगा, क्या ऐड करूंगा? NFIA, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? हमेशा नेशनल में कन्वर्ट होगी। किस में कन्वर्ट होगी? नेशनल में कन्वर्ट होगी। इज इट क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट आता है एनडीपी। देखो बात कुछ नहीं है, ग्रॉस की जगह क्या होगा? एनडीपी। दैट मीन्स कि इस ग्रॉस में से मैंने क्या माइनस किया होगा? डेप्रिसिएशन माइनस किया होगा, क्योंकि ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करते तो वैल्यू किस में आती है मेरी? किस में कन्वर्ट हो जाती है? वो वैल्यू कन्वर्ट हो जाती है मेरी नेट में। इसमें मैं NFI ऐड करूंगा तो मेरा पहले से ही नेट था, वो क्या हो जाएगा? NNP मार्केट प्राइस। क्लियर? अब मार्केट प्राइस की बात चल रही है, चलिए आगे छोटा सा एक पॉइंट समझाता हूं आपको, देखो बहुत अच्छा लगेगा। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट NDP FC, ये क्या हो गया मेरा? डोमेस्टिक इनकम। क्या हुआ? डोमेस्टिक इनकम। क्लियर माय पॉइंट? इसमें अगर मैं NFI ऐड करूं तो मेरे को क्या मिलता है? NNP फैक्टर कॉस्ट, यानी कि नेशनल इनकम। इट इज नेशनल नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट विच इज कॉल्ड नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। इज इट क्लियर टू ऑल? सो दैट if I am going to deduct NIT from NDP-MP, then what will I get? NDP-FC. Same as if I am going to deduct NIT from NNP-MP, इसमें से मैंने क्या माइनस किया? NIT माइनस किया, तो मेरे को क्या मिला? NNP-FC, वो मेरी क्या आ गई? नेशनल इनकम आ गई। क्लियर? हम आगे चलते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, in the form of MCQ. Do it by your own. If you are facing any problem while doing these MCQs, you can ask me anytime. You can comment me in a comment section. I will reply you over there. And if you face any problem, you can call me. Yeah, you can no need to call, just WhatsApp me over this number 99-100-122 and 23. Clear? And I request you all, please watch my session. That definitely will help you in the term 2 examination. And next class topic is national income as an aggregate of factor incomes. Clear? That means in next class we are going to learn how to calculate national income, yeah, aggregate of national income by the method of income method. So please like, subscribe and share.